नमस्कार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पुनः आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के सोहान वंश के ऊपर, और सोहान वंशों में हम बात कर रहे थे जालोर के सोहानों के ऊपर। जालोर के सोहानों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी और उसके अंदर हम बात कर रहे थे। हमने पहले बात की सोहानों के ऊपर, जालोर के सोहान, जिसके अंदर एक पहला हमने बात की सोहान वंश की स्थापना जालोर में किसने की थी? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल, जिसे मुंशी देवी प्रताप ने कीतु एक महान शासक की उपाधि दी, और कब की थी? 1181-82 में जालोर में की थी। और इस जालोर वंश की जो कुल देवी है उसका नाम है आशापुरा माता। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद में हमने बात की थी कीर्तिपाल के बाद में आता है शासक जिसका नाम है समर सिंह। समर सिंह का हमने देखा कि इसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है कि इसने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के शासक के साथ करवाया। उसके बाद हमने देखा था उदय सिंह आता है इस वंश में, और उदय सिंह के बारे में देखा था कि उदय सिंह जालोर में सोहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था उदय सिंह। उदय सिंह ने हम देखा इल्तुतमिश को पराजित किया। उसके बाद मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित किया। उसके बाद हमने देखा था मोहम्मद नसीरुद्दीन को पराजित किया था, हमने इससे बारे में बात की थी। और उसके बाद आता है सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद में आता है कौन? कानड़ देव। कौन आता है? कानड़ देव। तो हमारी चर्चा कानड़ देव पर जारी थी। कानड़ देव सोहान पर जो कब से कब शासक बना था? तो 1305 से लेकर 1311 में जो जालोर के सोहान वंश में जो शासक था जिसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। क्या था? कीर्तिपाल चौहान। तो हमारी चर्चा कीर्तिपाल चौहान के ऊपर जाए। मित्रों, जब कीर्तिपाल क्या है, जब कानड़ देव शासक था जालोर में, उस टाइम दिल्ली में शासक था, आपको पता होगा 1296 से लेकर 1216 तक एक शासक था जिसका नाम है यानी अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जब दिल्ली में, मित्रों, हमने देखा कि इस दोनों के मध्य किस प्रकार युद्ध हुआ वो तो भी देखना है, लेकिन उस युद्ध का कारण क्या थे कारण, उसके ऊपर हमने बात की थी। पहला कारण देखा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर अधिकार था, और अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात से दिल्ली आना जाना रहता था। तो बीच में एक राज्य पड़ता था जिसका नाम है जालोर। जालोर से आता जाता तो कानड़ देव इससे कर वसूलता। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि इसका एक सेनापति है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम उल्गू खां है, और उल्गू खां सोमनाथ की मूर्ति लेकर जा रहा था दिल्ली, और बीच में कानड़ देव के सैनिकों ने लूट लिया। यहाँ तक तीसरा कारण हमने बात किया था। तीसरा कारण है साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा शासक था, और वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। 3 कारण हमने देखी। उसके चलते इस तीनों में पहला युद्ध होता है। हमने कारण तक कल बात कर ली थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1305 में कमालुद्दीन बुर्ग की 1305 का आक्रमण देखते हैं। 1305 का आक्रमण कौन करता है? एक ही करता। एक ही का 1305 करता है। एक ही 1305 में आक्रमण करता है, लेकिन जो कानड़ देव होता है ये संधि के लिए तैयार हो जाता है कि मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। तो कमालुद्दीन कौन आता है? अलाउद्दीन का सेनापति, जिसके नेतृत्व में अलाउद्दीन सेना भेजता है, जिस सेनापति का नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। और कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेकर आया था। कानड़ देव ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम संधि कर लेते हैं। तो संधि की, और संधि होने के बाद में
जो कानरदेव है ये अपना पुत्र वीरमदेव, जिसे इतिहास का सबसे खूबसूरत राजकुमार कहते हैं, अपने पुत्र को कमालुद्दीन के साथ भेज देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में दिल्ली दरबार में भेज देते हैं। यहाँ तक बात कर ली। पहला युद्ध होने वाला था, वो युद्ध समाप्त हो गया। और तो मित्रों वीरमदेव को भेज दिया दिल्ली दरबार में भेज दिया। उस टाइम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी जिसका नाम फिरोजा, क्या था, फिरोजा था। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि फिरोजा इससे वीरमदेव से प्रेम करने लगी। फिरोजा वीरमदेव से क्या करने लगी, वीरमदेव से प्रेम करने लगी। वीरमदेव से प्रेम करने लगी तो प्रेम बहुत ज्यादा हो गया, तो इसने कहा अपने पिताजी को कि पिताजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि पिताजी मैं वीरमदेव से क्या करना चाहता हूँ, वीरमदेव से ब्याह करनी यानी शादी करना चाहती हूँ। किसने कहा, फिरोजा ने कहा। तो ठीक है करवा देगी। जब ये बात वीरमदेव को पता चला कि भाई फिरोजा के साथ मेरा विवाह होने वाला है, ये बात सुनी और वीरमदेव फिरोजा से ब्याह करना नहीं चाहता था। वो अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्म के साथ किसी से समझौता नहीं करता था। तो उसने फिरोजा से ब्याह नहीं किया। और जब ये पता चला उसको, तो वो रात को ही दिल्ली से भाग कर आ गया। अलाउद्दीन खिलजी को बिना बताई वह दिल्ली से भाग कर आया। और कहाँ पर आया, जालोर आया। जो आपके साथ वो प्रकरण घटा था, यानी वीरमदेव के साथ जो प्रकरण घटा था, वो फिरोजा वाला की फिरोजा मुझसे शादी करना चाहती है और अलाउद्दीन ने मुझ पर दबाव डाला और मैं दिल्ली छोड़कर जालोर आ गया। जब ये पता अलाउद्दीन खिलजी को चला कि वीरमदेव हमारे दरबार में नहीं है, और वीरमदेव बिना बताई कहाँ पर आ गया है, वीरमदेव बिना बताई जालोर आ गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी कानरदेव पर आक्रमण करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या भेजी, सेना भेजी। वो किसके नेतृत्व में भेजी, वो भी कमालुद्दीन गुर्ग, और उसके बाद में 2 और सैनिक थी। 1308 का आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 1308 का आक्रमण होता है, ये मित्र होता है सिवाना पर होता है। सिवाना जो गिरी प्लस एरण दुर्ग है। गिरी का मतलब पहाड़ियों से घिरा दुर्ग, पहाड़ियों पर बना है, जंगल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है, सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, वीर नारायण जी ने करवाया था। वीर नारायण जी ने क्या करवाया था, इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में जब हम दुर्गों में जब कला संस्कृति के अंदर बात करेंगे, तब इस दुर्ग पर विस्तार से बात करेंगे। पहला आक्रमण होता है तो यहाँ पर शासक होता है जिसका नाम है सातल देव। कौन होता है, शासक होता है सातल देव। सिवाना पर पहला आक्रमण होता है। सिवाना पर जब आक्रमण हुआ तो सिवाना का शासक था। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जिस प्रकार हमने बात की रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या मतलब, सहायक दुर्ग। तो इसका सहायक दुर्ग यानी जालोर दुर्ग पड़ता है। जब जालोर पर कोई भी आक्रमण होगा, उससे पहले उस आक्रमण की रक्षा कौन करेगा, यानी उस आक्रमण का सामना कौन करेगा, सिवाना करेगा। उसी प्रकार हमने देखा था कि रणथंभौर में जब पहला आक्रमण हुआ तो उससे पहला जाइन दुर्ग रणथंभौर में आक्रमण हुआ तो उससे पहले जाइन दुर्ग उसके सामने यानी आक्रमण के सामने आकर खड़ा हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर जो पहला आक्रमण होता है 8 में, वो कहाँ पर होता है, सिवाना में होता है। और सिवाना का शासक था सातल। यहाँ पर मित्र अलाउद्दीन खिलजी के 3 सेनापति आते हैं, जिसका पहला सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग।
कमालुद्दीन गुर्ग। मित्रों कमालुद्दीन गुर्ग, उसके बाद आता है कांधार खान, उसके बाद आता है नायाब खान, नायाब खान मलिक। कौन आता है? नायाब खान मलिक आता है। ये इसके 3 सेनापति हैं, 3 नायाब खान मलिक। अलाउद्दीन खिलजी, तीन सैनिक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। ये 3 सैनिक अपना धावा रणथंभौर पर बोलते हैं। लगभग 3 महीने तक इन्होंने सिवाना की घेराबंदी की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ में नहीं मिली, कोई भी सफलता हाथ में नहीं मिली। तो इसका एक सेनापति था इसका सातल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था भावला पंवार। क्या था? भावला पंवार सेनापति, भावला पंवार। कौन था? भावला पंवार। जब इस दुर्ग के 3.5 महीने तक घेराबंदी की और कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली, तो कमालुद्दीन ने अपना क्या दिखाया? कमाल दिखाया। कमालुद्दीन ने अपना कमाल दिखाया और सातल देव के साथ एक संदेश भेजा, सातल देव को एक संदेश भेजा कि सातल देव, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, हम आपसे संधि करना चाहते। क्या करना चाहते? हम आपसे संधि करना चाहते। तो सातल देव ने अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था भावला पंवार, और भावला पंवार को कमालुद्दीन गुर्ग से संधि करने के लिए भेजा। जब भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा कि भावला क्या हाल है तेरा? भावला क्या हाल है तेरा? क्या राजा बनना है? राजा बनना है का ख्वाहिश है, या पूरी जिंदगी सेनापति रहना है? पूरी जिंदगी सेनापति के पद पर रहना है। तो भावला ने कहा तो राजा तो बनना है, तो राजा हम तुझे बनाएंगे, राजा तो हम तुम्हें बना लेंगे, लेकिन तुम्हें एक हमारा काम करना पड़ेगा। तो बताओ कैसे भी करके तुम इस दुर्ग के क्या करवा दे? दुर्ग के ये जो दरवाजे, ये दरवाजे तोड़वा दे। मित्रों सिवाना दुर्ग के इतने दरवाजे मजबूत थे कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इस कारण इसने कमालुद्दीन ने कहा कि भावला तुम किसी प्रकार से इस दुर्ग के दरवाजे खोल दे, बाद में हम आपको शासक बना देंगे। हम सातल देव को मौत के घाट उतार कर आपको सिवाना का शासक बना देंगे। मित्र ऐसा कहा जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कहा जाता है कि इसके अंदर एक दुर्ग के अंदर पानी व्यवस्था के लिए वर्तमान में हम क्या करते हैं? हम पानी की व्यवस्था के लिए घर पे टांकों का युद्ध करते हैं। टांकों का युद्ध करते, प्राचीन में बड़े बड़े कुंड बने हुए होते थे। क्या होते थे? बड़े बड़े कुंड बने हुए होते थे, कुंड जिसके अंदर पानी का संग्रहण किया जाता था। तो इस सिवाना दुर्ग के अंदर एक कुंड बना जिसका नाम था मामदेव कुंड। क्या था? मामदेव कुंड। सिवाना दुर्ग के अंदर एक कुंड बना था जिसका नाम था मित्र मामदेव कुंड। क्या था? मामदेव कुंड था मित्र, मामदेव कुंड था। मैंने कहा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग की ये कुंड बना है, ये पानी पीने का इस दुर्ग के अंदर एकमात्र स्रोत था। क्या था? एकमात्र पानी पीने का स्रोत था। तो इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि भावला पंवार ने गाय का मांस एवं गाय का रक्त इसके अंदर मिला दिया। मित्रों गाय का रक्त एवं गाय का जो मांस होता है, उस मांस को इसमें रात में इस मामदेव कुंड के अंदर मिला दिया। तो जब सुबह सैनिक उठे, जब सैनिकों ने देखा कि मामदेव कुंड के अंदर कुंड पूरा लाल रक्त से एवं गाय के मांस से भरा हुआ है। जब सैनिकों ने देखा कि अगर ये पिएंगे, इससे ऐसा है कि हम केसरिया कर लें, यानी हम जाए और दुश्मन के साथ मर जाए, कभी भी हम ऐसा पानी नहीं पिएंगे। तो मित्रों जब ऐसा देखा, तो जब राजन को पता चला, तो राजन ने कहा कि अब हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम जाए और दुश्मन के साथ लड़े। तो मित्रों कहा जाता है कि इस दुर्ग के द्वार खोल लिए जाते हैं और सातल देव भूखे शेर की तरह ये कमालुद्दीन की सेना पर
सेना पर पड़ता है और इस युद्ध में इस दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कांदार खां मारा जाता है और नायाब खां मलिक भी इस युद्ध में क्या हो जाता है? मारा जाता है। और उसके बाद में सातल देव क्या कर लेता है? सातल देव केसरिया कर लेता है। शाखा क्या होता है? केसरिया प्लस जोहर। जोहर कौन करती है और केसरिया कौन करता है? केसरिया कर देता है सातल देव केसरिया कर देता है। और जोहर सातल देव की पत्नी जिसका नाम था मैणा देव, क्या था? मैणा देव क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। अब सातल देव का काम, सातल देव यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाती है या केसरिया कर लेती है। उसके बाद में बारी आई भावला पमार की और भावला पमार आया कि भाई कमालुद्दीन गुर्ग, हमने तो मेरा काम कर लिया, अब आप अपना काम कर दो। तो कमालुद्दीन ने कहा कि आप अपनों के प्रति वफादार नहीं रहे, यानी आप अपने राजा के प्रति भी वफादार नहीं रहे, तो आप मेरे प्रति कैसे वफादार रहोगे? आप मेरे प्रति कैसे वफादार रहोगे? ऐसे कहते कमालुद्दीन गुर्ग ने भावला पवार को मौत के घाट उतार दिया। क्या करे मित्रों? भावला पवार को मौत के घाट उतार दिया। तो ये था हमारा सिवाना पर किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। अगर हमारे जो राजाओं के साथ अगर सेनापति अगर गद्दारी नहीं करती तो आज राजपूताना का इतिहास कुछ और होता। राजपूताना का इतिहास ही कुछ और होता। उसके बाद हम देखें तो क्या 1308 का सिवाना पर एक का आक्रमण। और सिवाना का शासक कौन था? मित्र पॉइंट टू पॉइंट लिखना। शासक कौन था? शासक था यहाँ पर सातल देव। कौन था? सातल देव। और सातल देव का एक सेनापति था, जिसका नाम था भावला पवार। मित्र सेनापति जिसका नाम था भावला पवार। भावला पवार। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भावला पवार ने वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद में वर्षित जो युद्ध हुआ किस के मध्य हुआ? युद्ध किसके मध्य हुआ? यहाँ पर आ जाता है एक और एक के सेनापति थे, जिसका नाम सेनापति 3 थे सेनापति। पहला जिसका नाम था कमालुद्दीन, जो हर जगह अपना कमाल दिखाता है, कमालुद्दीन गुर्ग। उसके बाद आता है नायाब खां मलिक। उसके बाद तीसरा सेनापति आता जिसका नाम था कांधार खां। कांधा वो प्याज नहीं, कांधार खां। तो ये था आक्रमण, ये लिख लो। उसके बाद में उन्हीं से लिखेंगे। भावला पवार ने सातल देव के साथ गद्दारी करते हुए मामदेव कुंड में गोरक्त मिलाता है। क्या मिलाता है? गोरक्त मिलाता है। एक पॉइंट ये लिख लो। उसके बाद में इस युद्ध में जो ये युद्ध होता है, इस
युद्ध में AK के 2 सेनापति कौन से? नायाब खां मलिक, कांधार खां की मृत्यु होती है या वीर गति को प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आप उत्तर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु होती है, क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में आगे बात करते हैं। लेंगे इस बात में। और बाद में सिवाना का जो या सिवाना था, सिवाना का प्रशासक किसे बनाया देता? पूछे देता है सिवाना का सिवाना का प्रशासक, यानी सिवाना का जो कार्यभार था वो बावला पवार को, तो वहां पर मौत के घाट उतार दिया। बाद में सिवाना का प्रशासक किसे बनाया था? बाद में सिवाना को प्रशासक बनाया। बाद में सिवाना का प्रशासक किसे बनाया? सिवाना का प्रशासक बनाया कमालुद्दीन को। एक और इम्पोर्टेंट नाम नोट, सिवाना का नाम परिवर्तित करके खैराबाद रखा। खिजराबाद किसका है? खिजराबाद चित्तौड़ का है, उसको हम आगे बात करेंगे। खिजराबाद चित्तौड़ का है। खैराबाद किसका है? सिवाना का है। किसने रखा? AK ने रखा। किसने रखा? AK ने नाम रखा। सिवाना का नाम परिवर्तन करके AK ने क्या रखा? खैराबाद रखा। क्या रखा? खैराबाद। तो ये सर आपने लिख लिया होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब पता चलता है सातल देव को, तब सातल देव को क्या, कानड़ देव को पता चलता है कि सिवाना पर हो गया है किसका आक्रमण? सिवाना पर हो गया है आक्रमण, सिवाना पर अधिकार हो गया है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जब सिवाना पर अधिकार हो जाता है, और अधिकार हो जाने के बाद जो सेना बची है अलाउद्दीन खिलजी की, वो सेना वापिस चली जाती है। उसके बाद एक दूसरा सेनापति आता जिसका नाम था शम्स खां। क्या था? शम्स का और मकगाना का युद्ध होता है। क्या, कौन सा युद्ध होता है? मलकाना का युद्ध होता है। मलकाना का युद्ध क्या है? इसकी ये कब होता है? ये होता है 1310 के अंदर। जब हमने बात की, जब कानड़ देव को पता चलता है कि सिवाना पर अधिकार हो गया है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने बाकी सैनिक बसी हुई होते हैं वो वापस चले जाते हैं, और जालौर पर अधिकार करने के लिए शम्स खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है अलाउद्दीन खिलजी शम्स खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। शम्स खां के नेतृत्व में क्या भेजता है? एक सेना भेजता है। और यहाँ पर जो कानड़ देव का जो सेनापति होता है वो कानड़ देव स्वयं आता है। यहाँ पर कानड़ देव स्वयं आता है। कानड़ देव चौहान। तो इस दोनों के मध्य युद्ध का हुआ मेड़ता नागौर में युद्ध होता है। मेड़ता नागौर में इस दोनों के मध्य युद्ध होता है, और शम्स का पूरी तरह से पराजित हो जाता है। और विजेता इसमें कौन होता है? विजेता हो जाता है। विजय कौन होता है? विजय होता है कानड़ देव। मित्रों, कानड़ देव विजय तो होता है, लेकिन कानड़ देव सिवाना पर अधिकार नहीं कर पाया। तो ये युद्ध लिख लो। मकवाना का युद्ध मलकाना का युद्ध किस के मध्य हुआ और कहाँ पर हुआ? शम्स खां इसमें हार जाता है, तो शम्स खां वापिस चला जाता है। कहाँ पर वापिस चला जाता है? शम्स खां चला जाता है दिल्ली वापस चला जाता है। और उसके बाद में 1311 के अंदर पुणे जालौर पर आक्रमण करता है। कौन करता है?
पुनः जालोर पर आक्रमण करता है। पुनः जालोर पर आक्रमण करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी पुनः जालोर पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1311 का जालोर आक्रमण एक का। तो ये किस प्रकार आक्रमण होता है उसके बारे में बात करें। किसी में पहले लिख लेते हैं। तो जालोर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जालोर का शासक कौन है? जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति भेजता यानी अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति भेजता है जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है। किसको भेजता है? और कमालुद्दीन गुर्ग। और यहाँ पर इसका सेनापति है जिसका नाम है बीका दैया। क्या है? बीका दैया। यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है वो बीका दैया। जब ये आता है इस दुर्ग में, जब ये सेना लेकर आ जाता है, जब कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेकर आता है जालोर पर, तो कानड़देव दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेता है। जैसे सिवाना में हुई थी उस प्रकार यहाँ पर इस दुर्ग की घेराबंदी होती है। लेकिन इस दुर्ग की इतनी दीवारें मजबूत थी कि कोई तोड़ नहीं पाया। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने वही कूटनीति अपनाई। कैसी अपनाई थी? जैसे उन्होंने सिवाना पर अपनाई, जैसे रणथंभौर में अपनाई, उसी प्रकार इसने संधि का लालच दिया। किसको दिया? कानड़देव को दिया संधि का लालच। कानड़देव को संधि का लालच दिया तो कानड़देव ने अपना सेनापति भेजा जिसका नाम है बीका दैया। और वही मेथड, वही ट्रिक कमालुद्दीन ने अपनाई और कहा कि बीका दैया क्या तुम्हें शासक बनना है? बीका दैया क्या तुम्हें शासक बनना है या सैनिक के ही रूप में रहना है? क्या सैनिक के ही रूप में रहना है? तो बीका दैया ने क्या कि भाई सैनिक तो हमें बनना है, पूरा जीवन शासक बन के किस थोड़ा ही रहना है हमें। तो कहा तो बस एक ही हमारा काम कर दे, तुम किसी भी प्रकार से हमें इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दे। तो बीका दैया ने कहा कि मैं इस दुर्ग का दरवाजा तो नहीं खोल सकता, लेकिन मैं इस दुर्ग के जो चारों तरफ दीवारें बनी हुई है, इस दुर्ग के जो चारों तरफ दीवारें बनी हुई है, इस दुर्ग की चारों तरफ दीवारें है, इस दीवारों का कच्चा भाग है, यानी जो प्राचीन समय में जो गुप्त मार्ग होते थे इस दीवारों के, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो कमालुद्दीन ने क्या किया? कमालुद्दीन ने कहा कि भाई ऐसे हम कैसे पता लगाए कि इसके अंदर कौन सा। बीका दैया ने तो इतना ही कहा कि इस दीवार के अंदर एक भाग है जो मिट्टी का बना हुआ है, यानी जो मिट्टी का बना हुआ है, और उस पर थोड़ी बारिश हो जाने के बाद ये का मतलब थोड़ा ऊपर से क्या जाता है, पिघल जाता है और वहां से आपको पता चल जाएगा कि दीवार का कौन सा भाग कच्चा भाग है। तो ऐसे का अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग ने एक ट्रिक अपनाई। कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा कि ऐसी कौन सी फसल होगी जो जल्दी उग जाएगी, यानी ऐसी मतलब फसल की आप मुझे पौधा लाके दो, यानी बीज लाके दो जो जल्दी उग जाता है। क्या होता है? जल्दी जिसकी उपज हो जाती है, उग जाता है। तो कहा जाता है कि उस टाइम कमालुद्दीन गुर्ग को सरसों लाके दी। क्या लाके दी? सरसों लाके दी। सरसों मित्र ऐसा पौधा होता है जो 1-2 दिन में क्या जाता है, उग जाता है। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने पूरे जालोर से भारी मात्रा में सरसों मंगवाई
और ऐसे कहा जाता है कि उस दिन जब ये सरसों के भाव से वो आसमान को छूने लगी, मतलब इतने बड़े भाव हुए, इतने बड़े भाव हुए कि भाव आसमान को छूने लगा। तो उससे संबंधित एक कहावत बन गई कि सरसोरा भाव राते गया, सरसोरा भाव राते गया। तो उससे संबंधित एक राजस्थान में कहावत भी बन गई। तो इस सरसों को, बरसात का मौसम चल रहा था, तो सरसों को इस दीवार के ऊपर क्या करवा दिया, बिखेर दिया गया। तो जहाँ पर मिट्टी होगी वहां पर तो स्वाभाविक सी बात है कि सरसे उगेगी। और यहाँ पर एक दीवार का जो भाग था जिस पर सरसों उगी, और कमालुद्दीन गुरु को पता चला कि ये मिट्टी जो ये दूर का जो भाग है ये कौन सा कच्चा भाग है। तो इस भाग को तोड़कर सैनिक इस दूर के अंदर क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। और प्रवेश करने के बाद कानड़ देव केसरिया कर लेता है। और उसके बाद कानड़ देव की पत्नी जिसका नाम है जैसलदी क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और उसके बाद में जब बीका दैया घर पहुंचा तो बीका दैया ने घर जाके क्या कर रही हो। जो बीका दैया की पत्नी थी जिसका नाम था सत्रिया को कहा कि क्या कर रही हो, अब तुम्हें ये काम करना नहीं है। क्यों? तो मैं अब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर क्या बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा। तो कैसे? तो कहा कि कमालुद्दीन दुर्ग जालोर पर आक्रमण करने के लिए आया है, और मैंने जो जालोर दुर्ग के जो कच्चे रास्ते थे, यानी जो जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए जो कच्चे रास्ते थे, उस कच्चे रास्तों को मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिए। और वो कानड़ देव को मार देंगे, बाद में मैं शासक बन जाऊंगा, अब रानी बन जाना। जब बीका दैया को ये बात कही तो क्षत्रिया को बहुत बड़ा गुस्सा आया। क्षत्रिया ने कहा कि तुम जिस मिट्टी में पले बड़े हो, तुमने उसी मिट्टी के साथ गद्दारी कर ली। यानी जिस राजा का आपने नमक खाया उसी राजा के सामने आपने गद्दारी कर ली। आप जैसे मानव को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, ऐसा कहा क्षत्रिया ने। और बीका दैया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी बीका दैया की हत्या कर दी। किसने कर दी? क्षत्रिया ने कर दी। इतिहास में कहा जाता है कि अगर स्त्री हो तो क्षत्रिया जैसी, पत्नी हो तो क्षत्रिया जैसी। तो ये हो गया हमारा जालोर का इतिहास। तो जो पॉइंट टू पॉइंट हम इसकी जो एग्जाम की दौरान जो पूछी जाती है उसके ऊपर हम क्या करते, बात करते। और अब रही बात उसकी, जो वीरमदेव था, वीरमदेव जालोर के अंदर ही जालोर दुर्ग के पास ही एक मंदिर पड़ता है, आशापुरा माता। आशापुरा मंदिर के सामने जाकर स्वयं क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। स्वयं क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर केसरिया किसने किया? केसरिया कौन करता है? कानड़ देव करता है। इसके बाद में जोहर करती है जैतल देव। कौन होती है? जैतल देव, जो इसकी पत्नी होती है। वीरमदेव आत्महत्या करता है। आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या वीरमदेव वीरण चौकी, जो आशापुरा मंदिर के पास वीरण चौकी, आशापुरा वीरण चौकी के पास स्थित आशापुरा माँ के मंदिर में आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और फिरोजा की एक जिद भी थी। जब ये युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में वीरमदेव ने आत्महत्या कर ली, तो
ये युद्ध किस कारण हुआ था? वीरमदेव के लिए युद्ध हुआ था, क्योंकि फिरोजा ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ वीरमदेव से करूंगी, सिर्फ वीरमदेव से करूंगी, अन्यथा मैं यमुना में कूदकर अपनी क्या कर दूंगी, जान दूंगी। जब वीरमदेव के मृत्यु के समाचार फिरोजा के पास पहुंचते हैं तो मित्रों, तो फिरोजा ने कहा कि वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुआ या आत्महत्या कर ली तो कर ली, लेकिन अंतिम में मुझे क्या करनी है, वीरमदेव के दर्शन करने हैं, वीरमदेव के दर्शन करने हैं। तो वीरमदेव ने आत्महत्या कर ली और वीरमदेव का सिर दिल्ली लेकर गया था, जिसका नाम है क्या नाम है, दादा सनवाड़ा। क्या है? वीरमदेव का जो सिर दिल्ली लेकर गए थे, वीरमदेव का सिर दिल्ली लेकर गए कौन? दादा सलावत खां। कौन गए मित्रों? ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन के सेनापति दादा सलावत खां ये जब वीरमदेव का सिर लेकर दिल्ली गए, तो ऐसा कहा जाता है कि जब सिर लेके गए और जब फिरोजा के सामने रखा तो पहले सिर ऐसे था, जब फिरोजा उसे देखने लगी तो मित्रों कटा हुआ सिर भी ऐसे हो गया, कटा हुआ सिर भी ऐसे होगा। ऐसा कहा जाता है कि मरते दब तक, यानी मरने के बाद भी कभी वीरमदेव ने फिरोजा का मुख नहीं देखा। उसके बाद में और पॉइंट आता है जालोर का नाम क्या रखा? जालोर का नाम जलालाबाद रखा। क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद क्या रखा? जलालाबाद रखा। जालोर का नाम किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। उसके बाद तो यहाँ का प्रशासक बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? यहाँ का प्रशासक भी कमालुद्दीन गोरकी बनता है। कौन बनता है? कमालुद्दीन गोरकी यहाँ का प्रशासक बनता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अलाई दरवाजे का निर्माण करवाता है, जिसे तोप ए मस्जिद कहते हैं। क्या करता है? और अलाई दरवाजे का निर्माण करता है। अलाई दरवाजे का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, जिसे तोप ए मस्जिद कहते हैं। तोप ए मस्जिद कहते हैं। क्या है? तोप ए मस्जिद कहते हैं। उसके बाद में एक बीका दैया किए थे। बीका दैया की हत्या, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये हत्या क्षत्रिय द्वारा की गई। क्षत्रिय कौन थी? बीका दैया। तो ये था सोहान वंश, जालोर का सोहान वंश, जिसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद।